आज हम सुनने जा रहे हैं एक महान कथानायक मुंशी प्रेमचंद्र की अनोखी रचना त्रिया चरित्र। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई और मानवीय संवेदनाओं की सच्ची परख है। जहाँ इंदिरा की नारी शक्ति, रंभा की सहजता और मगन दास की भावनाएं मिलकर हमें यह समझाती हैं कि प्रेम सिर्फ मोह माया नहीं है बल्कि आत्मीयता की एक सच्ची दास्तान है। तो आइए सुनते हैं कहानी त्रिया चरित्र। सेठ लगन दास के जीवन की बगिया फलहीन थी। ऐसा कोई मानवीय, आध्यात्मिक और चिकित्सक प्रयत्न न था जो उन्होंने ना किया हो। यूं तो शादी में एक पत्नी व्रत के कायल थे, मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर एक नहीं 5 शादियां की। यहाँ तक कि उम्र के 40 गुजर गए थे और अंधेरे घर में उजाला न हुआ। बेचारे बहुत रंजीदा थे। यह धन संपत्ति, यह ठाट बाट, यह वैभव, यह ऐश्वर्य क्या होगा, मेरे बाद इनका क्या होगा, कौन इसको भोगेगा, यह ख्याल बहुत अफसोसजनक था। आखिरी में यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद ले लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब बदस्तूर कसमकस हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस का काम लिया और होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगन दास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज़्यादा न थी। भला का जहीन और तमीज़दार। मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं, दूसरे बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझ सकती। यहाँ तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फ़र्ज़ था कि उससे नफ़रत करें। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़कों सी मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, रईसी ख्याल के आदमी थे। राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतज़ाम हो गया। मगर जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो राइसाना दिलचस्पियों में उसने कमाल हासिल कर लिया। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते हैं। शहरवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पे सवार हो जाए। दिल डौल सकल सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर की करोड़पति सेठ मक्खन लाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की से शादी हो गई। धूमधाम की अगर जिक्र की जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाएगा। मक्खन लाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मगन दास से ज़्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी कौन होगा। उसकी ज़िंदगी की बहार, उमंगों पर भी मुरादों के फूल अब सबनमी ताजगी के साथ खिल खिल कर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामना करा रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आ गई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज़्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं। तुम बहुत जल्द लौट आओ। मगन दास के हाथ से तार का कागज़ छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा है। मगन दास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वह खाली हाथ न था। हाथों की उदारता ने जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस काया पलट से दुख तो जरूर हुआ, आखिर इंसान ही था। मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भय से मिली जुली हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब वो अपने दरवाजे पे पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी। उसके कदम आगे न बढ़े। वह लौट पड़ा और दुकान के चबूतरे पर बैठ के सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भी भलमनसी और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगे। सेठानी भी अब उसके साथ गैरों सा बर्ताव न करेंगे। मुमकिन है मजली बहू, जो इस बच्चे की खुशनसीब माँ थी, उससे दूर दूर रहे, मगर बाकी चारों सेठानी की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था। उनकी डाह का वह फ़ायदा उठा सकता था। उसके स्वाभिमान ने यह गवारा न किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत से वह रहता था, उसी घर में अब आश्रित की हैसियत से ज़िंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं। मगर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ना कोई ऐसा फ़न सीखा, ना कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिससे रोजी रोटी कमाने की सूरत पैदा होती। रईसाना दिलचस्पियाँ उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती हैं जब तक वे रईसों के आभूषण में रहें। जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती हैं। अपनी रोज़ी हासिल करना उसके लिए ऐसा कोई मुश्किल काम न था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था,
मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। उसे क्या करे? वह एक बड़े सेठ की लड़की जिसे लाड प्यार से परवरिश पाई हो, उसे वह कंगाली की तकलीफ क्यों कर झेली जाएगी? क्या मक्खन लाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना ना हो? मगर इस फिक्र में मैं अपनी जान क्यों खपाऊं? मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने ज़बरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। अब वह इसके जिम्मेदार हैं, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मामले पर गौर किया तो बचाव का कोई सूरत नज़र न आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर तरीके देखूं, बाहर ही बाहर उनके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर रईसी की बू उनके दिमाग से निकल गई और मेरे साथ सूखी रोटियां खाने को उन्हें मंजूर हैं तो इससे अच्छा फिर क्या। लेकिन अगर वह अमीरी ठाट बाट के हाथों बिकी हुई हैं तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूँ और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊँ जहाँ किसी परिचित की सूरत सपने में ना दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में ज़िंदगी बसर जाए। यह जानने पहचानने वालों की कनखियाँ और कनबत्तियाँ हैं जो गरीबी को यांत्रणा बना देती हैं। इस तरह दिल में ज़िंदगी का नक्शा बनाकर मगन दास अपनी मर्यादा हिम्मत के भरोसे नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी में उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे। शाम के वक्त सेठ मक्खन लाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थीं। बाग के बीच में एक पक्का कुआं था और एक मोरसीली का पेड़। कुएं के मुंह पे अंधेरे की नीली सी नकाब थी, पेड़ के सिर पे रोशनी की सुनहरी चादर। इसी समय एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरने के बाद जगत पर बैठ गया। मालिन ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगन दास ने जवाब दिया, जाना तो बहुत दूर है, मगर यहीं रात हो गई, यहीं कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा। मालिन, चले जाओ सेठ जी के धर्मशाला में, बड़े आराम की जगह है। मगन दास, धर्मशाला में तो मुझे ठहरने का कभी संयोग नहीं हुआ। कोई हर्ज ना हो तो यहीं पड़ा रहूं। यहाँ कोई रात को रहता है? मालिन, भाई मैं यहाँ ठहरने को ना कहूँगी। यह बाई जी की बैठक है, झरोखे में बैठकर सैर किया करती हैं। कहीं देख भाल लें तो मेरे सिर में एक बाल भी न रहे। मगन दास, बाई जी कौन? मालिन, यहीं सेठ जी की बेटी इंदिरा बाई। मगन दास, यह गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? मालिन, हाँ, और सेठ जी के यहाँ है ही कौन, फूलों के गहने बहुत पसंद करती है। मगन दास, शौकीन औरत मालूम होती है। मालिन, भाई यही तो बड़े आदमियों की बात है, वे शौक ना करें तो हमारा तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा, और धन किस लिए है? सुना करती थी कि भाग्यवान आदमी का हल भूत जोतता है। अब अपने आँखों देखती हूँ, आप ही पंखा चलने लगता है, आप ही सारे घर के दिए जल जाते हैं। तुम झूठ समझते होगे, मगर मैंने आँखों देखी है। उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है, बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगन दास ने उकसाया, होगा भाई, बड़े आदमियों की बड़ी बात। लक्ष्मी बस में हो तो सब कुछ है, मगर अकेली जान पे 10 लौड़ियाँ, समझ में नहीं आता। मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, तुम्हारी समझ मोटी है तो हम क्या करें? कोई पान लगाती है, कोई पंखा झलती है, कोई कपड़े पहनाती है, 2000 रुपये में तो सेज गाड़ी आती है। चाहो तो मुंह देख लो, उस पर हवा खाने जाती हैं। एक बंगालिन गाना बजाना सिखाती है, मेम पढ़ाने आते हैं, शास्त्री जी संगीत पढ़ाते हैं, कागज़ पे ऐसी ऐसी मूरत बनाते हैं कि अब बोली कि तब बोली। दिल की रानी है, बेचारी भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगन दास के गोद लिए हुए लड़के से ब्याह हुआ था, मगर राम जी की लीला 70 बरस के मुर्दे को लड़का दे दिया। कौन पतियाएगा? जब से यह सुनामनी आई है तब से बहुत उदास रहती है। एक दिन रोती थी, मेरे सामने की ही बात है। बाप ने देख लिया, समझाने लगे, लड़की को बहुत चाहते हैं, सुनती हूँ दामाद को यहीं बुला कर रखेंगे। नारायण करे, मेरी रानी दूधो नहाए पूतो फले। मगन दास ने एक ठंडी सांस ली। बेहतर है, अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए चल दो, यहाँ मेरा निबाह न होगा।
इंदिरा रईसजादी है, तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके शौहर बनो। मालिन से बोला, तो धर्मशाला में जाता हूँ, जाने वहाँ खाट वाट मिल जाए, मगर रात तो काटनी ही है, किसी तरह कट जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मज़दूरों के लिए तो पुआल ही बहुत है। यह कहकर वह लुटिया उठाया और ठंडा संभाला हुआ दर्द दिल में लिए एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोखे पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है ना, स्त्री स्वर्ग की सब सिद्धियों को प्राप्त कर ली है और उसका पति आवारों की तरह मारा मारा फिर रहा है। उसे रात काटने का ठिकाना ही नहीं। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में जा ठहरा, जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहाँ शराब की दुकानें थीं, जहाँ आसपास के लोग मजदूर आकर अपने दुख को भुलाया करते थे। जो भूले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरते, उन्हें होशियारी और चौकसी की व्यवहारिक पाठ मिल जाती थी। मगनदास थका मंदा ही था, एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा, और जब सुबह नींद खुली तो उसने किसी पीर औलिया के ज्ञान का सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी पहली मंजिल थी वैराग्य। उसकी छोटी सी पोटली, जिसमें 2 जोड़े कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोर बंधी हुई थी, गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पे थे, अब उसके पास कुछ भी न था, और भूख जो कंगाली में और भी तेज हो जाती उसे बेचैन कर रही थी। मगर वह दृढ़ स्वभाव का आदमी था। उसने किस्मत का रोना न रोया और किसी तरह गुजर करने की तरकीबें सोचने लगा। लिखने और गणित में उससे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उसका फ़ायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रईस वईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को अख्तियार करने की इजाज़त न दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था और फ़न मज़े में पूरी शान के साथ उसकी रोज़ी का साधन बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाया। ऊपर से देखने में यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबत को उसी निगाह से देखता है जैसे एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। अक्सर ऐसे मार्के का मर्दाना हौसलों के लिए प्रेरणा का काम देते हैं। मगनदास इस जोश में कदम बढ़ाते हुए चला जा रहा था जैसे कामयाबी की मंजिल नज़र आ रही थी, मगर शायद वहाँ के घोड़ों ने शरारत और बिगड़ैलपन से तौबा कर ली थी, या स्वाभाविक रूप से बहुत मज़े में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में जाता, निराशा को कसने वाले जवाब मिलते। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा था, उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उनकी चिंता को समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था, पक्के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेत आत्माओं की आबादी थी। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षण भंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। इस वक्त प्लेग के बचे खुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब के हल्के के कारगुजार और रोबीले थानादार साहब थे। उनकी मिली जुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का आबाद समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते थे। घर घर में रुपए रहते हुए लोग कर्ज लेकर खाते और फटे हाल की तरह रहते थे। इसी में निबाह था। काजल की कोठरी थी, सफ़ेद कपड़े पहनना उन पर धब्बा लगाना था। हुकूमत और ज़बरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों के यहाँ अनाज के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाने में मुहर्रिर दूध और कुल्लियाँ करते थे। इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया। ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुव्यापक शब्दों में मकान कहा जा सकता था। इसी झोपड़ी में वह एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा था। उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मैले हो रहे हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि उसे अब इन बातों की अनुभूति नहीं रही। जिंदा है, मगर ज़िंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर देते हैं। आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य के बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत का काम नहीं, हिमाकत का काम है। एक रोज़ शाम के वक्त जब वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आके भीख मांगने लगी। मगनदास को आवाज़ परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वह चंपा मालिन थी। कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन, तुम्हारी यह हालत?
मुझे पहचानती हो? माली ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकल बोली, बेटा अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे। तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। न उस दिन तुमसे बात करती, न मुझ पर यह विपत पड़ती। बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनी। सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूँगी, मुंह में कालिख लगवा दूँगी, चुड़ैल कुटनी। तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाए? तू दूसरे से मेरी चर्चा करे? वह क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रहे, मुझसे भी न रहा गया। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। बोली, बाई जी मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। छींकने नाक काटती है तो मेरा निभा यहाँ न होगा। ईश्वर ने मुँह दिया है तो आहार भी देगा। 4 घर मांगूंगी तो पेट को हो जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ मैंने तुमसे ऐसी कौन सी शिकायत की थी, उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान ही कर रही थी। मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए। एक भतीजी है, उन्हीं के यहाँ लोहड़ी में नौकर थी। उसी दिन उसको भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वह करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोष लगाऊं? किस्मत में जो लिखा था वो तो देखना ही पड़ेगा। मगनदास सन्नाटे में आ गए। आह, मिजाज का यह हाल है। यह घमंड, यह शान। मालिन को इत्मीनान दिलाया कि उसके पास अगर दौलत होती तो वो उसे माला माल कर देता। सेठ मक्खन लाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र ना करो, मेरे घर में आराम से रहो। अकेले मेरा जी नहीं लगता। सच कहो तो तुम्हारे जैसे औरत की मुझे तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर आशीर्वाद दिया। बेटा तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे भी दिलवा दो, मैं यहीं रहूँगी। और मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आसरे रहेगी? मगन लाल के खून में जोश आया। उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है। उनकी इस आवारागर्दी का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। बोला, कोई हर्ज ना हो तो उसे भी यहीं ले आओ। मैं दिन में यहाँ बहुत कम रहता हूँ। रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ़ ना होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना मुश्किल है। यही झोपड़ा बड़ी मुश्किल से मिला है। यह अंधेर नगरी है। जब तुम्हारा सुविधा कहीं लग जाए तो चली जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हजरते इश्क उसकी ज़बान पे बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले मासूक के दिल में पैदा होता है? नागपुर इस गांव से 20 मील दूरी पर था। चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई। यह उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने पे झोपड़े में जान सी पड़ गई। मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी उसका रंभा से कोई मेल न था। वह सौंदर्य के नाम की चीज़ का अनुभवी जौहर था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो, उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहा था। रंभा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने को निकली। मगनदास ने उसकी ओर देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा। चेहरा मोहरा बहुत ही मोहक, ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, आंखों में गंभीर सरलता। मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पे लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ से कोई नया गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ फिर चैन से न रहने देगा? रंभा, तू यहाँ नाहक आई। नाहक एक गरीब का खून तेरे सर पे होगा। मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका, मगर क्या तू भी मेरी हो सकती है? लेकिन इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझ कर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा। रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर, उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं होंगे? कौन कह सकता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं? अगर कुछ दिनों के लिए दिल बस्तगी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आज़ाद हो, मगर यह नाजुक मामला है, जरा संभल कर कदम रखना। पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है।
3 महीने गुजर चुके हैं। मगनदास रंभा को ज्यों ज्यों बारीक से बारीक निगाहों से देखता, त्यों त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा होता जा रहा था। वह रोज़ उसे कुएं से पानी निकालते देखता, वह रोज़ घर में झाड़ू देती, रोज़ खाना पकाती। मगनदास को उन ज्वार की रोटियों में जो मज़ा आता था, वह अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी ना आता। उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती, ना जाने कौन उसका बिस्तर बिछा देता। क्या वह रंभा की कृपा थी? उसकी निगाहें शर्मीली थीं। उसने उसे कभी अपनी तरफ चंचल आंखों से ताकते हुए नहीं देखा। आवाज़ कैसी मीठी, उसकी हंसी की आवाज़ कभी उसके कान में नहीं आई। अगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा से डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती थीं। वह जब किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद्दी आंखें, बेताब आंखें मुड़ मुड़ कर झोपड़े की दरवाजे की तरफ देखती। उसकी ख्याति आसपास फैल गई थी, मगर उसके स्वभाव की सरलता और उदार हृदयता के अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते थे। इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते। जो लोग ज़्यादा समझदार थे वे लगातार तकाजों का इंतज़ार करते। चूँकि मगनदास इस फन को बिल्कुल नहीं जानता था, बावजूद दिन रात की दौड़ धूप और गरीबी से उसका गला न छूटता। जब वह रंभा को चक्की पीसते हुए देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पिस जाता था। वह कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता। जब वो पड़ोस औरतों के कपड़े सिलती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल भी छिद जाता, मगर कुछ बस न था न काबू। मगनदास की हृदय भेदी दृष्टि को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है, वरना रंभा की उन वफा से भरी हुई खातिरदारियों की तुक वह कैसे बिठाता। वफा ही वह जादू है जो रूप के गर्व का सर नीचा कर सकता है, मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मुद्दा उसमें बहुत कम था। कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, मगर मगनदास ने दिल आशिक का पाया था और जुबान माशूक की। एक रोज़ शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था। रंभा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था और आंखों से सहानुभूति की भाव झलक रही थी। मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य से देखा, फिर प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने को बहुत दिन से आंखें तरस रही थीं। रंभा ने भोलेपन से कहा, मैं यहाँ ना आती तो तुम मुझसे कभी ना बोलते। मगनदास का हौसला बढ़ा और बोला, बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रंभा मुस्कुराई, कली खिल गई। मैं तो आप ही चली आई। मगनदास का कलेजा उछल पड़ा। उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश से कांपती हुई आवाज़ में बोला, नहीं रंभा, ऐसा नहीं है। यह मेरी महीनों का तपस्या का फल है। मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया। जब वह चलने लगी तो अपने प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, अब यह प्रीत हमको निभानी होगी। पौ फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारी हो रही थी, मगनदास की आंखें खुली और रंभा आटा पीस रही थी। उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की की घूमर घूमर बहुत सुहानी मालूम होती थी और वह उसके सुर से सुर मिलाकर अपने प्यारे ढंग से गा रही थी। झुलनिया मोर पानी में गिरी, मैं जानू पिया मोको मन है, उल्टे मनावन मोको पड़ी, झुलनिया मोर पानी में गिरी। साल भर गुजर गया। मगनदास की मोहब्बत और रंभा के सलीके ने मिलकर इस वीरान झोपड़े को कुंज बाग बना दिया। अब वहाँ गायें थीं, फूलों की क्यारियाँ थीं और कई देहाती ढंग के मोढ़े थे। सुख सुविधा की कई चीज़ें दिखाई पड़ती थीं। एक रोज़ सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने हुए उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा और उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया। मगनदास और वह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। अब वह वकील हो गया था। मगनदास ने भी अब पहचाना और कुछ झेपता हुआ, झिझकता हुआ उसे गले लिपट गया। बड़े देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। बातें क्या थी? घटनाओं और संयोग की एक लंबी कहानी थी। कई महीने हुए। सेठ लगन का छोटा बच्चा चेचक की नज़र हो गया। सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और अब मगनदास ही सारी जायदाद, कोठी, इलाके और मकाने का एक छत्र स्वामी था। सेठानियों में आपसी झगड़े हो रहे थे। कर्मचारियों ने गबन को अपना ढंग बना रखा था।
बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी, मगर वकील साहब ने उन्हें रोका था। तब मगन दास ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? तो वकील साहब ने फरमाया, महीने भर से तुम्हारी टोह में हूँ। सेठ माखन लाल ने अता पता बताया। तुम दिल्ली पहुँचे और मैंने अपना महीने भर का बिल पेश किया। रंभा अधीर हो रही थी, यह कौन है और इनमें क्या बातें हो रही हैं। 10 बजते बजते वकील साहब मगन दास से 1 हफ्ते के अंदर आने का वादा लेकर विदा हुए। उसी वक्त रंभा आ पहुंची और पूछने लगी, ये कौन थे? इनका तुमसे क्या काम था? मगन दास ने जवाब दिया, यमराज के दूत। रंभा, क्या असगुन बकते हो? मगन, नहीं रंभा, असगुन नहीं है, सचमुच ये मेरी मौत के दूत थे। मेरी खुशियों के बाग को रोदने वाले, मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाले। रंभा, मैंने तुम्हारे साथ दगा की है, मैंने तुमको अपने फरेब के जाल में फंसाया है, मुझे माफ़ करो। मोहब्बत ने मुझसे यह सब करवाया। मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूँ, मैं सेठ लगन दास का बेटा और सेठ मक्खन लाल का दामाद हूँ। मगन दास को डर था कि रंभा यह सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम दगाबाज कहने लगे, मगर उसका ख्याल गलत निकला। रंभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मगन दास ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ। रंभा, क्यों? मगन, इसलिए कि इंदिरा बहुत होशियार, सुंदर और धनी है। रंभा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी। कभी इंदिरा की लौड़ी थी, अब उसकी सौत बनूंगी। तुम जितनी मोहब्बत मुझसे करोगे उतनी इंदिरा से तो ना करोगे, क्यों? मगन दास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया, मुस्कुराकर बोला, अब इंदिरा तुम्हारी लौड़ी बनेगी, मगर सुनता हूँ वो बहुत सुंदर है, कहीं मैं उसकी सूरत पे लुभा न जाऊँ। मर्दों का हाल तुम जानती हो, मुझे अपने से ही डर लगता है। रंभा ने विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा, क्या तुम भी ऐसा करोगे? जो भी आए करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इंदिरा रानी बने, मैं लौड़ी ही रहूँगी, पर इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे? मगन दास की आंखें डबडबा गईं। बोला, प्यारी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। यह तो मैं कह ही नहीं पाया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया है। बच्चा उनसे पहले ही चल बसा था। अफसोस सेठ जी के आखिरी दर्शन भी न कर सका। अपना बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है। वकील साहब कहते थे कि सेठानियों में अनबन है, नौकर चाकर लूट मार मचा रखे हैं। वहाँ का यह हाल है और मेरा दिल यहाँ से जाने को राजी नहीं होता। दिल तो यहाँ है, वहाँ कौन जाए? रंभा जरा देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। इतने दिन तुम्हारे साथ रही, ज़िंदगी का सुख लूटा, अब जब तक जीऊँगी इसी सुख का ध्यान करती रहूँगी, मगर तुम मुझे भूल तो ना जाओगे? साल में 1 बार देख लिया करना इसी झोपड़ी में आकर। मगन दास ने बहुत रोका, मगर आंसू न रुक सके। बोले, रंभा, ऐसी बात मत करो, कलेजा बैठा जाता है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है, तुम्हारी खातिर नहीं, अपने खातिर। वह शांति, वह प्रेम, वह आनंद मुझे यहाँ जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। खुशी के साथ ज़िंदगी बसर हो, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। मुझे ईश्वर ने यह खुशी यहीं दे रखी है, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? धन दौलत को मेरा सलाम है, मुझे उसकी हवस नहीं है। रंभा फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे पाँव की बेड़ी न बनूंगी। चाहे तुम कभी मुझे ना छोड़ो, लेकिन थोड़े दिन में तुम्हारी यह मोहब्बत न रहेगी। मगन दास को कोड़ा लगा। जोश में आकर बोला, तुम्हारे सिवा इस दिल में अब कोई जगह नहीं ले सकता। रात ज़्यादा हो गई थी। अष्टमी का चांद सोने जा चुका था। दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में सितारे खिले हुए थे। मगन दास सो गया, मगर रंभा की आंखों में नींद न आई। सुबह हुई तो मगन दास उठा और रंभा को पुकारने लगा, मगर रंभा रात को ही अपनी चाची के साथ वहाँ से कहीं चली गई थी। मगन दास को उस मकान की दरो दीवार पर अब मनहूसियत सी छाई हुई मालूम हुई, जैसे वो घर से जान लेके चली गई हो। अब वह घबराकर उस कोठरी में गया जहाँ रंभा रोज़ चक्की पीसती थी, मगर अफसोस आज चक्की एकदम निश्चल थी। फिर वह कुएं की तरफ दौड़ गया, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निगल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया है। तब वो बच्चों की तरह चीख उठा,
वह रोता हुआ फिर उसी झोपड़ी में आया जहाँ कल तक प्रेम का वास था, मगर उस वक्त वह शोक का घर बना हुआ था। जब जरा आंसू थमे तो उसने घर के चारों तरफ निगाह दौड़ाई। रंभा की साड़ी अरगनी पर पड़ी हुई थी। एक पिटारी में वह कंगन रखा हुआ था जो मगन ने उसे दिया था। बर्तन सब रखे हुए थे, साफ सुथरे। मगन दास सोचने लगा, रंभा, तूने रात को जो कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्या तूने दिल से कही थी? मैं तो समझा तू दिल लगी कर रही है, नहीं तो तुझे कलेजे में छिपा लेता। मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा था, तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। मैं यूं बेचैन हूँ, क्या तू भी बेचैन है? हाय, तू रो रही है। मुझसे यकीन है कि तू अब भी लौट आएगी। फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके सामने आया। वो नाजुक अदाएं, वो मतवाली आंखें, वो भोली भाली बातें, वे अपने को भूली हुई सारी मेहरबानियाँ, अपने जीवनदायी मुस्कान, वो आशिकी जैसी दिलजोइयाँ, वह प्रेम का नशा, वह हमेशा खिला रहने वाला चेहरा, वह लचक लचक कर कुएं से पानी लाना, वह इंतज़ार की सूरत, वह मस्त भरी हुई बेचैनी, ये सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने हमरतनाक बेताबी की तरफ फिरने लगीं। मगन दास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द को उमड़ती हुई नदी को नर्मदा जब्त से रोककर उठ खड़ा हुआ। नागपुर जाने को पक्का फैसला हो गया था। तकिए के नीचे संदूक की कुंजी उठाई तो कागज़ का एक टुकड़ा निकल गया। यह रंभा की विदा चिट्ठी थी। लिखा था, प्यारे, मैं बहुत रो रही हूँ, मेरे पैर नहीं उठते, मगर मेरा जाना ज़रूरी है। तुम्हें जगाऊंगी तो तुम जाने न दोगे। कैसे जाऊंगी, अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ूं? किस्मत मुझसे यह आनंद का घर छुड़वा रही है। मुझे बेवफा न कहना, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है, मगर तुम्हारे लिए ज़िंदगी में बहुत उम्मीदें हैं। मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से कैसे दूर रखूँ? अब तुमसे जुदा होती हूँ, मेरी सुध मत भूलना। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगी। यह आनंद के दिन कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम मुझे भूल सकोगे? तुम्हारी प्यारी रंभा। मगन दास को दिल्ली आए हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। इस बीच उसने सबसे बड़ा जो निज अनुभव किया वह यह था कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत से उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है। 1.5 साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था। सागर घाट के उन कुछ दिनों से उसे रियाय की उन तकलीफ़ों का निजी ज्ञान हो गया था जो कारिंदों और मुख्तियारों की सख्तियों की बदौलत उसे उठानी पड़ी थी। उसने उसे रियासत के इंतज़ाम में बहुत मदद दी और गो कर्मचारी दबी जबान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मत और ज़माने के उलट फेर को कोसते थे, मगर रियाया खुश थी। जब वह सब धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्याल के पहलू में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वह हरा भरा झोपड़ा और उसकी मस्ती आंखों के सामने आ जाती। सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिल को महसूसने लगते। कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुंचता। उसके दिल में रंभा की वही जगह थी, मगर किसी तरह उसमें इंदिरा के लिए भी एक कोना निकल आया था। जिन हालातों और आफतों ने उसे इंदिरा से बेजार कर दिया था वह अब रुखसत हो गए थे। अब उसे इंदिरा से कुछ हमदर्दी ही हो गई है। अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, तकल्लुफ़ है, शान है, तो उसमें उसका कुछ कसूर नहीं है। यह रईसजादों की आम कमजोरियां हैं। यही उनकी शिक्षा है। वे बिल्कुल बेअसर और मजबूर हैं। इन बदते हुए और संतुलित भावों के साथ जहाँ वो बेचैनी के साथ रंभा की यादों को ताज़ा किया करता था, वहीं इंदिरा के स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार था। वह दिन दूर नहीं था जब उसे आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उसके आदमी शान शौकत के साथ इंदिरा को विदा कराने के लिए नागपुर गए हुए हैं। मगन दास की तबीयत आज तरह तरह के भावों के कारण, जिनमें प्रतीक्षा, मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट सी हो रही थी। जब कोई नौकर आता तो वह संभल कर बैठता कि शायद इंदिरा आ पहुँचे। आखिर शाम का वक्त, जब दिन और रात गले मिल रहे थे, जनान खाने में ज़ोर शोर से गाने की आवाज़ ने बहू के पहुँचने की सूचना दे दी। सुहाग की सुहानी रात थी। 10 बज गए थे। खुले हुए हवादार सहन में चांदनी छिटकी हुई थी। वह चांदनी जिसमें नशा है, आरजू है और खिंचाव है।
गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी से ज़्यादा गंभीर और खामोश नजर आ रहे थे। मगनदास इंदिरा से मिलने के लिए चला। उसके दिल में बैठी हुई रंभा शायद बार बार निकलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए दिल में धड़कन हो रही थी। वह सोने के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। उसने पर्दा उठा दिया और अंदर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी। हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवा उसके बदन पे एक भी जेवर न था। ज्यों ही पर्दा उठा और मगनदास ने अंदर एक कदम रखा कि वह मुस्कुराती हुई उनकी तरफ बढ़ी। मगनदास ने उसको देखा और चकित होकर बोला, रंभा, और दोनों प्रेमावेश से लिपट गए। दिल में बैठी हुई रंभा बाहर निकल आई। साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए? कैसे बेवफा हो, कुछ याद है? उसने चलते वक्त तुमसे क्या विनती की थी? मगनदास ने कहा, खूब याद है। वह आवाज़ भी कानों में गूंज रही है। मैं रंभा को भूली भाली लड़की समझता था। यह नहीं जानता था कि यह त्रिया चैत्र का जादू है। मैं अपनी रंभा को अब भी इंदिरा से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें डाह तो नहीं होती? इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, डाह क्यों होगी? तुम्हारी रंभा है तो क्या मेरा मगन सिंह नहीं है? मैं अब भी उस पर मरती हूँ। दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट जा पहुँचे। वह झोपड़ा, वह मोहब्बत का मंदिर, वह प्रेम भवन फूलों और हरियाली से लहरा रहा था। चंपा मालिन वहाँ मिले। गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए। कई दिन तक फिर मगन सिंह को घोड़े निकालने पड़े। रंभा कुएं से पानी लाती, खाना पकाती, फिर चक्की पीसती और गाती। गांव की औरतें फिर उससे अपने कुर्ते और बच्चों के लेसदार टोपियां बनवाती। हाँ, इतना ज़रूर कहती कि उसका रंग कैसा निखर गया है, हाथ पांव कैसे मुलायम पड़ गए हैं। किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है, मगर स्वभाव बस वही है। वही मीठी बोली है, वही मुरव्वत, वही हंसमुख चेहरा। इस तरह एक हफ्ता इस सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए। और अब 10 साल गुजरने पर भी साल में एक बार उस झोपड़े के नसीब जागते हैं। वह मोहब्बत की दीवार अभी तक उन प्रेमियों को अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी है। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी त्रिया चैत्र में प्रेम केवल भावनाओं का नहीं बल्कि विश्वास और त्याग का भी प्रतीक बनकर सामने आता है। यहाँ मगनदास को जो सरल और मासूम रंभा दिखाई देती है, असल में वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी इंदिरा ही होती है, जो अपने प्रेम का एक नया रूप देकर उसके दिल को परखना चाहती है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम किसी भी रूप में क्यों ना आए, पहचान और आत्मीयता हमेशा दिल तक पहुंच जाती है।